हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 41वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक स्प्लिट एसी के अंदर यूनिवर्सल पीसीबी किस तरीके से लगाया जाता है और उसका वायरिंग आप कैसे करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाता है और इस वाइट बोर्ड पर हम लोग डायग्राम के हिसाब से सीखते हैं कि किसी भी स्प्लिट एसी के अंदर यूनिवर्सल पीसीबी को कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर हमने एक हेडिंग किया है यूनिवर्सल पीसीबी के द्वारा स्प्लिट एसी का कनेक्शन डायग्राम। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि यूनिवर्सल पीसीबी किसको कहते हैं, किस प्रकार की पीसीबी को हम यूनिवर्सल पीसीबी कह सकते हैं। तो एक ऐसी पीसीबी जो कि हर एक कंपनी के स्प्लिट एसी में लग जाए या हर एक कंपनी के विंडो एसी में लग जाए, ठीक है। तो स्प्लिट एसी के लिए ये जो यूनिवर्सल पीसीबी आता है वो अलग आता है और विंडो एसी के लिए आता है तो वो अलग आता है। आप चाहें तो दोनों को इधर उधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि आप वायरिंग अच्छे से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो विंडो एसी का यूनिवर्सल पीसीबी आप इसमें लगा सकते हैं, चाहे इसका यूनिवर्सल पीसीबी विंडो एसी के अंदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल पीसीबी कैसे, मतलब क्यों इसको कहा जाता है। तो इसमें जो पीसीबी आता है, आपको जो नॉर्मल कंपनी जो पीसीबी देती है, किसी भी प्रकार की जो कंपनी है, एलजी है तो एलजी में ही लगेगा, ये आप लोगों को पता है। ये सैमसंग का एसी है तो सैमसंग के एसी में सैमसंग का ही पीसीबी लगाया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल पीसीबी एक ही आ गया किसी भी कंपनी का जो चाइना बनाता है। ज़्यादातर जो है ना, ये जो पीसीबी है चाइना ही बनाता है। तो चाइना बनाएगा तो वो सैमसंग में भी लग जाएगा, एलजी में भी लग जाएगा, और भी कंपनियां होती हैं उन सभी में भी ये लग सकता है। अब क्यों लग सकता है ये समझिएगा। मेन जो ओरिजिनल पीसीबी होता है, यहाँ पर पंखे के तार को हम लोग देख सकते हैं। पंखा का तार को हमने काट करके 4 अलग अलग तार बना दिया है। लेकिन जो मेन में एसी होता है, एसी में इन चारों को एक जैक में कनेक्ट करा के रखा रहता है और उसके लिए एक कनेक्टर होता है, उसी में उसको क्या करते हैं हम लोग दबा देते हैं। लेकिन जब भी हम यूनिवर्सल पीसीबी का इस्तेमाल करेंगे, पंखे के लिए जो जैक लगा हुआ उसको काट दिया जाएगा। जो चारों तार हैं उन सभी चारों तारों को पहले पहचान लिया जाएगा, कौन हाई है, कौन मीडियम है, कौन लो है और कौन उसी में कॉमन है, कैपेसिटर के लिए कौन है। देखिए, कनेक्शन करने के लिए ना मोटर के सभी तारों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। आपको तार भी जब काट दीजिएगा तो समझ ही में नहीं आएगा कि कौन सा हाई पर जोड़ा जाए, कौन सा मीडियम पर जोड़ा जाए, कौन सा लो पर जोड़ा जाए। तो इसके लिए भी हमने इसी कोर्स में आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा है। आप पीछे वीडियो में चले जाइए और देख लीजिए, किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा जहाँ पर सिर्फ हमने पंखे के तार को पहचानने की विधि को बताया है। चाहे उसमें 3 गो तार हो, 4 गो तार हो, किसी भी तरह का तार हो, आप उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। यदि आप शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो यूनिवर्सल पीसीबी में एक अलग चीज यही देता है कि आप इनके तारों को काट करके अलग अलग जगहों पर थिम्बल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। पंखा को इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। मुख्य रूप से पंखे को ही क्या होता है, इसमें चलाया जाता है। अब स्प्लिट एसी है तो उसमें 2 भाग भी होगा, एक इंडोर होगा, एक आउटडोर होगा। तो यहाँ से जो इधर का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये क्या है, इंडोर है। आउटडोर में यही सब है, बस मतलब कंप्रेसर है और ये पंखा है। लेकिन इंडोर में आपका पीसीबी जब लगेगा तो यही मोटर होता है, इसी को हमें चलाना होता है। और मोटर और ये कंप्रेसर कितने हिसाब से चलने चाहिए, कितने देर तक चलने चाहिए, कितने तापमान आने के बाद बंद होने चाहिए, उनके लिए ये टेम्परेचर सेंसर भी लगाए गए होते हैं। एक बात और समझिए, जब आप इसको मार्केट से खरीद के लाते हैं यूनिवर्सल पीसीबी को, तो पीसीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको कंपनी दे देती है। रूम टेम्परेचर सेंसर देगा,
कॉइल टेम्परेचर सेंसर देगा। कभी कभी ये देखा गया है कि कोई ऐसी भी कंपनियां, हम जब वीडियो बनाएंगे और जो वीडियो में बता रहे हैं वो समझिए कि सभी के लिए बताया जा रहा है। अब एक यूनिक पीसीबी, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बना दिया इसी तरीके का सभी यूनिवर्सल पीसीबी होंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी में ये क्या होता है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर देता है और किसी में नहीं भी देगा, लेकिन रूम टेम्परेचर सेंसर सभी में आपको मिल जाएगा। किसी में ये मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर है कि आप देख करके ले लीजिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। और एक और चीज़, यहाँ पर एक और मोटर होता है इंडोर के लिए। इंडोर का तो ये मेन मोटर है, फैन मोटर, लेकिन इसके लिए एक और छोटा सा मोटर होता है इंडोर में, पता है आप लोगों को? बताइए। स्विंग मोटर होता है, और स्विंग मोटर में कुल टोटल 5 तार होते हैं। किसी में स्विंग मोटर को चलाने का इस पीसीबी में ऑप्शन देता है और किसी में नहीं भी देता है। दोनों बातों को आप समझिएगा। किसी में नहीं देगा तो आपका मतलब ये है कि आपका स्विंग मोटर रहते हुए भी स्विंग मोटर नहीं चलेगा। स्विंग मोटर नहीं चलता है तो क्या काम होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एसी का जो प्लेट होता है, जो इंडोर का जो सामने वाला एयर वेंट होता है, वो ऐसे ऐसे करता है, जो मोटर कराता है, हवा को कमरे में चारों तरफ फैलाने वाला काम होता है। वो जो है कि मोटर नहीं चलेगा तो नहीं करेगा, किसी एक ही दिशा में हवा जाएगी, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका यदि स्विंग मोटर चले या चाहे ना चले। लेकिन हाई वाला मोटर जो है कि चलना चाहिए। ये फैन मोटर है, ये जब चलेगा तभी ब्लोअर चलता है। इसमें यदि 4 तार है तो चारों तारों को काट के, एक जैक में होता है उनको काट के अलग कीजिए, और इसमें अलग से थिम्बल भी, 2 सेंसर बताया मैंने कि 2 सेंसर मिलता है, उसके अलावा थिम्बल मिलता है। थिम्बल के ऊपर जो इंसुलेशन वाला रबर होता है वो भी आपको कंपनी देती है। उसके अलावा इसको, ये पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए कम वोल्टेज, जहाँ जहाँ कम वोल्टेज चाहिए, जो रिले वगैरह इसमें लगे होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए कम वोल्टेज चाहिए, तो कम वोल्टेज के लिए इसी पीसीबी में आपको ये ट्रांसफार्मर भी मिलेगा। ट्रांसफार्मर में 2 तार होता है, दोनों को जैक बनाया गया होता है, दोनों को अपने अपने जगह पर फिट कर सकते हैं। कोई कि इसका इधर नहीं लग पाएगा, ये इधर नहीं लग पाएगा, ये बात आप लोग समझ जाइएगा। जो भी जैक बनाया है वो जैक में ही लगेगा, और वो कंपनी अपने हिसाब से अपने साथ ये जो यूनिवर्सल पीसीबी देता है ना, उसी के हिसाब से वो अपना ये ट्रांसफार्मर भी देता है। छोटा वाला ट्रांसफार्मर 909 का लीजिए, या फिर इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहिए, क्योंकि वोल्टेज को घटाने वाला ट्रांसफार्मर है। एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, ये चीज़ डिस्प्ले। नाम तो डिस्प्ले है, लेकिन इस पर डिस्प्ले होता नहीं, मतलब वो जो डिजिटल अंक लिखा होता है वो चीज़ नहीं होता है। इसमें कुछ इंडिकेटर वगैरह होता है, और एक जो इमरजेंसी स्विच होते हैं हर एक स्प्लिट एसी में, वो स्विच भी आपको इसी में मिलेगा। इसी से आप चाहेंगे तो बिना रिमोट का भी आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं इस स्विच के द्वारा। एक छोटा सा ये चीज़ होता है, और इसमें 6 वायर होते हैं और उसके साथ कनेक्ट किया गया होता है। पीसीबी के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट करके ही मिलेगा। आप चाहेंगे तो उसको निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसके पीछे के साइड में डबल साइड वाला टेप होता है। आप उस डबल साइड वाले टेप का एक हिस्सा तो इस पर चिपका रहता है, पीछे के हिस्से पर एक पेपर लगा होता है। पेपर को निकालिए और इसको आप अपने अनुसार जहां पर भी फिट होने लायक हो वहां पर आप फिट कर सकते हैं। इसी पर आपका रिमोट का जो सेंसर होता है इसी के ऊपर काम करता है। जब भी रिमोट हम दबाएंगे, इसके साथ क्या क्या चीज मिला, रूम टेम्परेचर सेंसर मिला, कॉइल टेम्परेचर सेंसर मिला, एक डिस्प्ले मिला, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिल गया। ये पूरा आपका पीसीबी मिलेगा। उसमें थिम्बल एक प्लास्टिक में रहेगा, थिम्बल मिलेगा, थिम्बल के ऊपर इंसुलेशन जो रबर होता है वो चीज़ मिल जाता है, और आपको इसके साथ एक रिमोट मिलता है जिसमें सेल नहीं देगा, मतलब बैटरी जो होता है वो नहीं देगा। अब बात को समझिएगा, इसमें हमें करना क्या होता है, पंखे का जो जैक होता है चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का, नॉन इन्वर्टर मॉडल में बस ये लग पाएगा, इन्वर्टर मॉडल के एसी में मत इसको लगाइएगा। इन्वर्टर मॉडल के एसी में क्या होता है, आपका जो ये पंखा है ये भी इन्वर्टर मॉडल होता है, आपका कंप्रेसर होता है वो भी इन्वर्टर मॉडल होता है, जो कि केवल पीसीबी से ही चलाए जा सकते हैं। इनके लिए पर्सनल पीसीबी जो आती है उनके लिए ही वो चलाया जा सकता है। ये जो कनेक्शन अभी हम बता रहे हैं, चाहे जो भी शुरू से अब तक हमने कनेक्शन बताया है, सब कनेक्शन नॉन इन्वर्टर मॉडल के लिए बताया गया है। ये चीज़ क्या होगा, इसमें फंस जाएगा, इसके लिए अलग जगह है, इसके लिए अलग जगह है, यहाँ पर ये फंस गया, ये फंस गया। इसके चारों तारों को काटिए और इसमें हाई लो मीडियम जहाँ पर लिखा गया उसमें आप इस तारों में थिम्बल लगाइए, थिम्बल देता है इसके साथ में,
थिम्बल रहेगा और उसके बाद चारों में लगा दीजिए, उस पर रबर लगाइए, रबर लगा के इस पर जो पिन होता है उस पर दबा दीजिए, ये कनेक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे कोई भी कंपनी का ये एसी हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जो है इनडोर से आउटडोर के तरफ तार कैसे आएगा या मेन तार यहाँ पर कहाँ पर जोड़ा जाएगा, वो कैसे पता किया जाए। देखिए हमने पिछले जो वीडियो, इसी से जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था हमारा, जो 40 नंबर वाला वीडियो है, उसमें ये रिले हमने बनाया था तो वहाँ पर कॉमन और एनसी नहीं लिखा था, लेकिन इस यूनिवर्सल पीसीबी में क्या है, ये कॉमन और एनसी लिखा है। और उसमें हमने क्या लिखा था, 3 और 4 नंबर। ये क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को, यदि आप पीछे वाली वीडियो देखे होंगे तो जरूर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा था, यहाँ पर 4 नंबर। 3 नंबर पर क्या है, इनपुट करना है, और 4 नंबर से आउटपुट करना है। एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बता दूं, और उसी ट्रिक के आधार पर आपको ये पता चल पाएगा कि इन दोनों में से लिखा कुछ भी हो, ठीक ना, 3 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, कॉमन, एनसी, एनओ, कुछ भी लिखा हो, तो उसमें आप पहले कंफर्म करिएगा कि इनपुट कैसे मतलब पता किया जाए कि इसी में से दोनों में से किसी पर इनपुट दिया जाएगा और किसी से आउटपुट लिया जाएगा। तो कैसे पता किया जाए, तो इसमें एक फ्यूज होता है, किसी भी प्रकार का जो पीसीबी होता है ना, उसमें एक फ्यूज होता है, कार्ट्रिज फ्यूज इसको बोला जाता है, जो शीशे वाला फ्यूज होता है ना, वही फ्यूज इसके अंदर लगा होता है। अब कंटिन्यूटी रेंज में आप अपने मीटर को सेट कीजिए, और कंटिन्यूटी रेंज में से एक जो प्रोब होता है मीटर का, इन दोनों में से किसी एक पर लगा लीजिए। क्या है, ये फ्यूज का है, फ्यूज का दोनों साइड में से किसी एक साइड पर लगाइए, और दूसरे वाले को इन दोनों में से जिस पर भी लगाने पर कंटिन्यूटी आपका बता रहा है, उस पर समझिए कि इनपुट करना है, ठीक ना, इनपुट करना है, और जिस पर नहीं बता रहा है उस पर आउटपुट करना है। ये सभी के लिए ट्रिक है, और हर एक कंपनी, जो भी आपके विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, ये यूनिवर्सल पीसीबी हो, या जो यूनिक पीसीबी आती है, मतलब जो एसी के लिए पीसीबी आती है वो हो, उसमें सब में आप ये नियम लागू कर सकते हैं। जो इसमें मेन आपका फ्यूज रहेगा, फ्यूज से इन दोनों टर्मिनलों पर चेक कीजिए, जिस पर कंटिन्यूटी बताएगा उसी पर आपको इन करना है, जिस पर नहीं बताएगा उससे आउट करना है। अब देखिए इस पर क्या, यूनिवर्सल पीसीबी एक मैंने देखा, उसमें लिखा था यहाँ पर कॉमन, और एक जो है कि यहाँ पर लिखा है एनसी। एनसी मतलब नॉर्मली कनेक्टेड होता है, और कॉमन का मतलब यहीं पर आप इनपुट करेंगे। मेन लीड है, मेन लीड में 2 तार आएगा। बहुत लोग कहेंगे 3 तार आता है, हाँ 3 तार भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलता तो 2 ही तार से है। एक लाइन है हो गया, लाइन को ऊपर कर लीजिए, और एक न्यूट्रल हो गया। हमने पता किया था फ्यूज था, फ्यूज और कॉमन के बीच में कंटिन्यूटी आ रहा था, तो हमने क्या किया, लाइन को इनपुट कर दिया। यहाँ पर न्यूट्रल के लिए अलग से इसमें जगह बनाया, 2 न्यूट्रल का पिन दिया गया होगा, एक तो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। दोनों में से किसी एक पर इनपुट कर सकते हैं, किसी एक पर आउटपुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जो है इधर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। डिस्प्ले पहले ही से लगा के देगा, ये अलग से वायर लपेट के देता है, और उसका जो पिन होता है यहीं पर जाके लगेगा, जो जिसका रहेगा वो उसी में लगेगा। कलर वाइज भी दे देता है, व्हाइट हो गया, ये रेड हो गया, तो व्हाइट को व्हाइट में लगा दीजिए, रेड को रेड में लगा दीजिए। एक और चीज़, इसमें 2 सेंसर है, दोनों तार के द्वारा कनेक्ट होते हैं। कैसे पहचाना जाए कि कौन सा रूम टेम्परेचर सेंसर है, कौन कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से आप लोगों को पीछे के वीडियो में बताया भी होगा। आगे जिसके ये काला वाला निशान होगा, जिसको बल्ब बोला है, थर्मल बल्ब बोला जाता है, यही निशान वाला जो होता है वो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है। और जिसके आगे कॉपर की पाइप लगी होती है छोटी सी, 1 इंच या 1.25 इंच होता है, वो कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है। ये वाले को हमेशा कॉइल के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इस वाले को, कॉइल मतलब क्या समझ रहे हैं, एवापोरेटर का जो पाइप वाला कॉइल होता है ना, जो जिसमें गैस ठंडी होकर के आती गुजरती रहती है, तो उसमें एक जगह पाइप रहेगा, उसी में इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। लेकिन ये वाला जो होता है उससे सटा के नहीं रखना है, उसी कॉइल के जस्ट ऊपर जो है 1 इंच या 1 इंच से कुछ कम दूरी पर इसको ऊपर रखा जाता है, ताकि जो कमरे की हवा है अंदर जब आए तो इससे संपर्क करके ही जाए। ये
ये इसके बारे में हमने विस्तार से पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को बताया होगा। इसमें बस अलग से बदलाव क्या किया गया है, पंखे के सभी तारों को जो जैक में थे उनको काटा गया और अलग अलग थिम्बल लगा करके इसमें लगा दिया गया, और कोई इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। डिस्प्ले वैसे ही पहले से रहेगा, इसमें डिस्प्ले नहीं होते, इंडिकेटर वगैरह होता है। एक इंडिकेटर इसका पावर का रहेगा, एक पावर आउट करेगा उसका रहेगा, एक कूलिंग का रहेगा, एक फैन मोड का रहेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंडिकेटर पर लिखा रहता है, बनाया भी गया होता है। और इसमें एक इमरजेंसी स्विच भी रहता है जिसको आप दबा करके एसी को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। सॉरी, इधर से अब इधर के तरफ हम लोग आउटडोर के तरफ चले गए। देखिए पीएससी वायरिंग चल रहा है। पीएससी वायरिंग में हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि एक कैपेसिटर से यदि कंप्रेसर चलता है तो पीएससी वायरिंग, और दो कैपेसिटर से कंप्रेसर को चलाया जाएगा तो वो सीएसआर वायरिंग। एक कैपेसिटर से वही कंप्रेसर चलता है जो रोटरी कंप्रेसर होता है, और दो कैपेसिटर से चलने वाले कंप्रेसर को जो है कि हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। देखिए यहाँ से वायर निकलेगा, एनसी से आउट होगा इस तरीके से, और यहाँ से न्यूट्रल वाले से आउट होगा। दो वायर आउट हो गया, किसके लिए? आउटडोर यूनिट के लिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कनेक्शन हम लोग करते हैं। एक कंबाइंड कैपेसिटर है, मतलब एक ही में दो कैपेसिटर जोड़ा गया है। एक कैपेसिटर 45 MFD का है और एक जो है कि 5 MFD का है। इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि बार बार जो है बहुत जगहों पर ये चीज़ जो है कि आजकल यूज किया जाता है। आउटडोर में आप देखिएगा ना तो कैपेसिटर इसका और इसका दोनों का एक ही में रहेगा, 3 गो टर्मिनल बना के दे देगा, तो दिक्कतें आ जाएंगी आपको। तो इसको यदि आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस पे HCF लिखा रहता है, तो C वाला जो होता है कॉमन होता है, और कॉमन, ये कॉमन किसका कॉमन हो गया? ये वाले का कॉमन नहीं, मोटर का कॉमन इस पर नहीं जोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल मत याद रखिएगा। इसका कॉमन का मतलब ये है कि इसमें दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर से दो दो तार निकलेगा तो टोटल 4 तार हो जाते हैं। ऐसे देखिए, ये 5 MFD का 2 तार निकल गया, और ये जो है 45 MFD का 2 तार निकल गया। तो बीच में क्या किया गया? 5 MFD का एक वायर और 45 MFD का एक वायर, दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक, तो इनको जोड़ करके ये क्या हो गया? C हो गया। एक जो 5 MFD का बचा वो F हो गया। समझ में आ रहा बात? और एक जो ये बचा हुआ है इधर वाला वो H हो गया। H मतलब हर्मेटिक, C मतलब कॉमन, और F मतलब फैन। बार बार मैं बता रहा हूं ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इसका जो रनिंग है वो भी कॉमन पर, मतलब इस कैपेसिटर के कॉमन पर आएगा। इसका भी रनिंग कैपेसिटर के कॉमन पर आएगा। इसका जो स्टार्टिंग है अब ये H पर आएगा, क्योंकि H पर इसका 45 वाला पावर आ रहा है। तो 45 का जो कैपेसिटर है वो हमेशा, मतलब बड़ा वाला कैपेसिटर है तो हमेशा बड़े मोटर मतलब कंप्रेसर के लिए, और छोटा वाला जो कैपेसिटर है हमेशा छोटे मोटर यानी कि फैन मोटर के लिए होता है। तो इसका स्टार्टिंग वाला वायर जो है कि F पर आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग वाला वायर ही इस कैपेसिटर पर जोड़े जाते हैं। इस कैपेसिटर, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, उसके ऊपर जो कैपेसिटर के जो 2 तार जोड़े जाते हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग पर ही होते हैं। और इनको कैसे पहचाना जाता है आपको पीछे के वीडियो में सब कुछ बताया गया है, आप उन सभी वीडियो को देखिए। यदि आप शुरू से एसी को शून्य से सीखना चाहते हैं, एकदम रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम देखिएगा। शून्य से हमने बनाया है, अभी लगातार बन रहा है, आगे जहाँ तक चला जाए वहां तक बनेगा, और पूरा हम जो है कि एसी का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं रह जाएगा, हमारे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट हम कराएंगे। देखिए इसमें 2 वायर है ना, फेज और न्यूट्रल का, तो इन दोनों में से किसी एक वायर को इसके कॉमन पर दे दिया जाएगा, कैपेसिटर के कॉमन पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके रनिंग वाइंडिंग को वायर सप्लाई मिल गया और इसके भी रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई मिल गया, क्योंकि हमेशा मोटर के रनिंग वाइंडिंग पर ही मेन सप्लाई को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको बीच में रनिंग को दोनों को एक जगह जोड़ा था, ताकि वहां पर हम फेज सप्लाई दें, तो ताकि दोनों तरफ रनिंग वाइंडिंग पर चला जाए। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसका कॉमन बच रहा है
और इसका कॉमन, मतलब न्यूट्रल सप्लाई देना बाकी है। तो यहाँ से जो इसके लिए न्यूट्रल जाएगा वो OLP के द्वारा जाता है। OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, और इसका काम है कंप्रेसर को ओवरलोड के समय खराब होने से बचाना। ओवरलोड क्या होता है? जरूरत से धारा का मान बढ़ जाना, जरूरत से ज़्यादा होना। मतलब ये ले रहा है 7 एम्पियर 8 एम्पियर लेना चाहिए, लेने लग गया 20 एम्पियर 25 एम्पियर, तो क्या होगा? वैसी स्थिति में इसके जो वाइंडिंग होते हैं खराब हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में उसको वाइंडिंग को बचाने का काम कौन करता है? OLP करता है। तो कंप्रेसर के लिए ये OLP लगाना जरूरी होता है, और इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जोड़ा जाता है। पहले इनपुट कराइए और इसका दूसरा वाला वायर जो है कि आउटपुट करा के कॉमन पर जोड़ दीजिए। अब इसके कॉमन पर न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। यहाँ से दीजिएगा तो क्या होगा? OLP जब कट करेगा इसके लिए तो ये पंखा भी बंद होगा। तो हमें ऐसा कनेक्शन नहीं करना है। यहाँ से जब हम लाइट देंगे तो क्या होगा? पंखा जो है डायरेक्ट चलता रहेगा। यदि ये कंप्रेसर बंद भी हो जाए तो पंखा चलेगा। तो बंद किस कारण से होता है? तो गर्म हो गया है तो पंखा चलेगा, तभी तो गर्मी इसका निकल पाएगा। तो इस पंखे को चलना चाहिए, भले ही कंप्रेसर आपका बंद हो जाए OLP के कारण, लेकिन पंखा उस समय चलना चाहिए। इसी वजह से इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जोड़ दिया गया। तो उम्मीद है कि यूनिवर्सल PCB द्वारा स्प्लिट AC का कनेक्शन डायग्राम जो था, जो PSC वायरिंग मतलब एक कैपेसिटर से इसका वायरिंग था, वो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया है, यदि हमारे बताने में कुछ कमी रह गई है, तो आप हमारे जो इस वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिएगा और पूछिएगा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और उसके बाद हम आगे B इसका देखेंगे, CSR वायरिंग। मतलब बस इधर के तरफ बदलाव कर देंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप समझ सकते हैं। यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा CSR वायरिंग में एक रिले लगेगा, 2 कैपेसिटर लग जाएगा, इसका CSR वायरिंग हो जाएगा, इधर का सारा सिस्टम सेम रहेगा। तो जो है कि कुछ देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं, फिर वापस आते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो में PSC वायरिंग को सीखा है। अब हम आगे की बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सल PCB के द्वारा किसी भी प्रकार के स्प्लिट AC का CSR वायरिंग कैसे करते हैं। CSR वायरिंग और PSC वायरिंग में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बस इधर का जो सिस्टम है इंडोर सिस्टम, उसमें कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। सारा जो भी बदलाव होगा सब कुछ आपके आउटडोर में बदलाव होता है। आउटडोर में बदलाव क्या होता है? एक स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग से लग जाता है। उसमें क्या था? सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगा था। यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगा दिया गया है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर जब इसमें लगाया जाता है तो इसको फिक्स करके नहीं लगाया जाता है, उसको जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटाना भी पड़ता है, और लाइट कट जाए तो फिर वापस सटाना भी पड़ता है। मतलब इसके कनेक्शन को R और S के ऊपर जोड़ना भी पड़ता है, लेकिन जैसे कंप्रेसर चालू हो जाए तो उसको हटाना पड़ता है। तो ये सारा काम कौन करता है? तो ये रिले करता है। तो मतलब इसी को यहाँ पर कनेक्शन में जोड़ने या फिर उसको हटाने के लिए इस रिले का इस्तेमाल किया गया है, और इस रिले का नाम होता है वोल्टेज टाइप रिले। और हर एक वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया है, और यहाँ पर भी हम विस्तार से सीखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब देखिए, याद कीजिएगा आप लोग, इन दोनों टर्मिनलों को S और R पर जोड़ना है, लेकिन रिले के हिसाब से हम इसको कैसे जोड़ेंगे उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। एक तार इसका 4 नंबर पर, इसका भी एक तार 4 नंबर पर, इसके भी दोनों तार कहाँ जुड़ने चाहिए? यहीं पर जुड़ना चाहिए, लेकिन इसको ऐसा जोड़ना है कि यहाँ से इसका कनेक्शन अलग भी हो जाए। और देखिए, यहाँ से 4 नंबर से ही रनिंग को भी सप्लाई जाती है, और एक जो फेज सप्लाई आ रहा है वो भी क्या होगा? 4 नंबर पर ही जाके जोड़ जाएगा। तो क्या हुआ? फेज सप्लाई यहाँ से रनिंग वाइंडिंग पर पहुँच गया, रनिंग कैपेसिटर पर पहुँचा, स्टार्टिंग कैपेसिटर पर पहुँचा। यहाँ पर एक एक वायर अब बच गए, कैपेसिटर के एक एक वायर बच गए। रनिंग कैपेसिटर जो है इसका जो है हम इसको 2 नंबर पर जोड़ेंगे, ठीक है। और 2 नंबर से डायरेक्ट एक तार निकाला जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं?
कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग से जोड़ दिया था, मतलब इसको 2 नंबर पर जोड़ा गया, जोड़ के फिर वापस यहाँ पर ला दिया गया। आप कहेंगे यहीं से डायरेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं दे दिए, तो 2 नंबर पर जोड़ने का कुछ मतलब निकलेगा, उसका अभी उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक जो तार है वो कहाँ जुड़ेगा, 1 नंबर पर। अब रिले के अंदर होता क्या है, वोल्टेज टाइप रिले का वीडियो आप लोगों को मिलेगा इसी वीडियो के सीरीज में, मतलब इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो पूरा कोर्स का ही वीडियो आपको मिल जाएगा, उसी में कहीं आप ढूंढ लीजिएगा कि वोल्टेज टाइप रिले के बारे में किस वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो को ओपन कीजिएगा, इसके अंदर के सभी पार्ट्स के बारे में हमने बताया है। 1 नंबर पर इसको जोड़ा गया, 1 नंबर क्या होता है 2 नंबर पर सटा रहता है। तो अभी क्या हुआ, फिलहाल स्टार्टिंग वाइंडिंग पर रनिंग कैपेसिटर का तो पावर पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ 1 नंबर और 2 नंबर आपस में जुड़े होने के कारण स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी पावर यहाँ पर पहुंचेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग पर। लेकिन जैसे कंप्रेसर चालू होता है 1 सेकेंड लगते हैं इन दोनों को अलग होने में, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर ही 1 और 2 नंबर क्या होते हैं, अलग हो जाएंगे, और उतने समय में हमारा कंप्रेसर चालू भी हो जाता है। तो अलग हो जाने से क्या होता है, रनिंग कैपेसिटर का जो पावर है लगातार स्टार्टिंग पर तो पहुँचता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर का अलग हो गया 2 नंबर से तो इसका ये पावर अलग हो जाता है, मतलब ये कुछ क्षणों के लिए ही इसमें काम करता है। अब जो है यहाँ तक तो कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा न्यूट्रल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर OLP लगाया जाएगा, OLP लगाना जरूरी होता है, या किसी AC में नहीं लगा है तो आप नहीं भी लगाएं, या नहीं लगा है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लगा है तो लगाना तो ज़रूरी है। यहाँ से आप एक तार लीजिए और इसको जो है रिले के 5 नंबर के साथ कनेक्ट करा दीजिएगा। डायरेक्ट जो है ये 5 नंबर पर कनेक्ट होगा और यहीं से जो है कि इधर न्यूट्रल भी मिल गया। और इस चीज़ का जो कॉमन है इसको भी हम क्या करेंगे 5 नंबर पर इसको सप्लाई दे देंगे, न्यूट्रल सप्लाई। यदि मोटर का कनेक्शन आपको पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉमन तार कभी भी मतलब एक सप्लाई से जोड़ा जाता है, और ये स्टार्टिंग और रनिंग है तो इस पर क्या जोड़ेंगे हम, कैपेसिटर जोड़ेंगे। इस पंखे के लिए अलग कैपेसिटर आएगा, 4-5 MFD का रनिंग कैपेसिटर होता है, तो वो कैपेसिटर के 2 तार होते हैं और ये दोनों जो है कि रनिंग और स्टार्टिंग से जुड़ेंगे। और इसमें भी एक सप्लाई, एक सप्लाई तो हमने कॉमन पर दे दिया, दूसरी सप्लाई कहाँ देना है, रनिंग पर देना है। तो यहाँ पर से एक तार लिया जाएगा और ये दूसरी सप्लाई यहाँ पर आया है वहाँ से दे दीजिए, हमारा पंखा चालू हो जाएगा। पंखे में देखिए 3 गो तार मिलेगा, इस मतलब कंडेंसर वाले पंखे में या तो 3 गो मिलेगा या तो 4 गो मिलेगा। तो इस तरीके से ये CSR वायरिंग है, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन वायरिंग। और इससे पहले PSC वायरिंग था, परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सल PCB का स्प्लिट AC का कनेक्शन डायग्राम यूनिवर्सल PCB के द्वारा सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, आपके सवाल का निदान किया जाएगा, उसमें हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।